हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट में जल्दी से बताओ, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस 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 यस, सबका यस आ गया है। सबका यस आ गया है। हेलो 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 हेलो, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? कैसा चल रहा है सबकी जीवन, सबका लाइफ? जल्दी से एक बार चैट के अंदर बता दो, ऑल गुड, ऑल गुड। एक मिनट ना, मैं कैमरा थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, हल्का सा। ठीक है, अब ठीक है। हाँ भाई, बताओ कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड है? ऑल गुड है क्या? ऑल गुड है। चलो। अच्छा, भैया लाइट का लेक्चर लगा हुआ था। हाँ, अभी क्लास मैंने भी अभी 5 मिनट लेट इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि मैंने भी अभी देखा कि टीम ने लाइट का लेक्चर लगा दिया था स्केड्यूल्ड पे। बट आपको भी पता है, आज तो अपनी डाउट सॉल्विंग क्लास थी। कल आपको क्लास में बताया भी था मैंने, राइट? बताया था नहीं बताया था कि आज हमारा एसीपी डिस्कशन होने वाला है, एसीपी करके आना। ये सारी चीजें मैं कल आपको क्लास के दौरान बता चुका था बेटा, राइट? लाइट जो होगा वो हम बेटा स्टार्ट करेंगे, बट नेक्स्ट वीक से करेंगे। कब से करेंगे? नेक्स्ट वीक से, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? लाइट हम अगले वीक से स्टार्ट करें तो कोई इशू किसी को? हाँ जी, कोई इशू? चलो। एसीपी कितने बच्चे ऑनेस्टली बताना करके आए हो, कितने बच्चे नहीं करके आए, एक बार बहुत सच सच बताना। झूठ मत बोलना, बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, ठीक है? बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, एकदम सच सच बताना। कितने बच्चे हैं जो कि एसीपी वगैरह करके आए हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि सच में नहीं करके आए भाई? कितने बच्चे हैं करके आए हैं, करके आए हैं, करके आए हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं करके आए। क्यों नहीं करके आए बेटा? क्यों नहीं करके आए? क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों नहीं करके आए यार? ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम बताओ मुझे। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे पढ़ाई करोगे तुम? और ऐसा नहीं है कि चैप्टर कोई मैंने आज ही करा है। पिछले 2 हफ्तों से मतलब 15 दिन से एक ही चैप्टर चल रहा है। और उसे एक चैप्टर में मैंने आपको बहुत बार बोला कि एसीपी अब आप सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद भी क्यों नहीं सॉल्व करके आए हो तुम? क्या रीजन है इसके पीछे? मतलब कोई लॉजिक है इस बात के पीछे? हम्म? यार ऐसे मत करो यार, ये तो बुरी बात है। बुरी बात है यार बेटा। फिर कोई फायदा नहीं होगा ना। मैं क्या डिस्कस करूं, ये बताओ, मैं क्या डिस्कस करूं जब सिर्फ, अगर सिर्फ क्लास में वही 50-100 बच्चों को ही डाउट पूछने हैं जो कि करके आए हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो फिर क्या फायदा हुआ बताओ? ऐसे तो कोई सेंस ही नहीं है, मजा ही नहीं आएगा मुझे भी पढ़ाने में। समझ रहे हो मेरी बात को? मुझे भी मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, दिक्कत ही तो वो है। अरे ऐसे तो मत करो यार बेटा। ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा यार? ऐसे तुम डीमोटिवेट कर देते हो मुझे भी, पता है दिक्कत ये है। ऐसे मैं खुद सोचता हूँ कि फिर मैं इनको पढ़ा के क्या ही करूंगा। चलो आ जाओ, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट 1, बेसिक एमसीक्यूज। बेसिक एमसीक्यूज कहां तक हैं? बेसिक एमसीक्यूज में से आप पूछ सकते हो 1 से लेकर 14 के बीच में। 1 से लेकर 14 के बीच में जितने भी आपके डाउट्स हैं, फटाफट से चैट के अंदर लिखो। मैं सबके डाउट्स यहां पे लिखता जाता हूं। 1 से 14 के बीच में। 1 से 14 के बीच में। हाँ, बताओ। कल कर लोगे? कल करके क्या फायदा है? डिस्कशन जब आज है तो कल करके क्या फायदा है? 2, 3, 1 है? पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे? 13, 8। चलो देखते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं 1, 2, 3, 8। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ओके। एक मिनट यार, ये इस तरफ क्यों है कैमरा? एक मिनट देना बेटा जरा मुझे।
अब ठीक है, अब ठीक है। 1 2 3 13 8 ये पूछ रहे हो ज्यादातर, ठीक है। 10 और है, 10 भी ऐड कर लेते हैं लोग बस। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द इमेज गिवन इमेज अमोबा ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन, क्या पूछ रहा है, ये अमीबा का डायग्राम है, ये न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करेगा। हाउ इज द प्रोसेस एडवांटेजियस फॉर अमीबा, ये जो प्रोसेस होता है ये अमीबा के लिए अच्छा क्यों होता है। चार ऑप्शन आपको गिवन है। कैप्चरिंग फूड टेक्स लेस टाइम, कॉम्प्लेक्स फूड कैन डाइजेस्टेड इजीली, मोर अमाउंट ऑफ फूड कैन बी कंज्यूम्ड, फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन विद इन द बॉडी। क्या लगता है, क्या लगता है बेटा, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। क्या बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस है अमीबा का, ये प्रोसेस अच्छा क्यों है, वाई इट इज बेटर फॉर अमीबा, अमीबा के लिए प्रोसेस इतना खतरनाक और इतना बेहतरीन क्यों है। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है, बताओ। हाँ, तुमने तो सॉल्व ही नहीं करा, कहां से आंसर बताओगे यार। ऐसे तो यार मैं मतलब सही बता रहा हूँ, ऐसे मुझे अच्छा मतलब मैं तुम्हें सही बताऊं, मुझे ये चीजें इसलिए अच्छी नहीं लगती ना बेटा, क्योंकि मैं अपने एंड से ना बहुत मतलब मैं तुम्हारे लिए एक्चुअली मैं एफर्ट्स लगाता हूँ। ये बोलने वाली बात नहीं है, तुम क्लासेस में देखते होगे समझाने का तरीका हो गया, चाहे वो स्टोरी बना के तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, वो हर रोज मैं नया कुछ तरीका ढूंढ के लेके आता हूँ ताकि तुम पढ़ लो, फिर उसके बाद तुम क्वेश्चन नहीं करके आते तो बहुत बेकार लगता है, मत किया करो। ठीक है, बताओ क्या लग रहा है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस से होता क्या है ना, जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना, वो भी इजीली क्या हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है, इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। तो इसका वन ऑफ द एक्यूरेट आंसर ये होगा। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने शायद इसका आंसर ए भी लिखा होगा कि कैप्चरिंग फूड टेक्स लेस टाइम, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अमीबा के हाथ होते हैं जिनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से खाने को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो कैप्चरिंग फूड डज नॉट टेक लेस टाइम, टाइम लगता है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। मोर अमाउंट ऑफ फूड कैन बी कंज्यूम्ड, ये भी गलत हो गया। फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिशन, हाँ ये एक रीजन हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूट्रिशन का वो फास्ट होता है, बट ये एडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, सबने बी दिया है। चलो सेकंड क्वेश्चन, the alveoli in human lungs are surrounded by network of blood capillaries। alveoli याद है क्या, alveoli याद है क्या, जो कि किस में मदद करता है बेटा, गैसेस एक्सचेंज में। वो हीमोग्लोबिन वाली जो प्रेम कहानी थी अगर आपको याद हो तो, उसके बारे में बात हो रही है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की एडवांटेज क्या होती है बताओ, एल्वोलाई की एडवांटेज क्या होती है, बताओ जल्दी फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। ठीक है, याद है या नहीं है सारी चीजें, क्या भूल गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज सारे बच्चे होश में नहीं आए हैं। बी, चलो बहुत सही, बहुत सही, हाँ चलो कुछ बच्चे तो होश में हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बोला था ना तुमने, 3 देख लेते हैं। द इमेज शोन इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपको क्या बताना है, एक्स बताना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेबल पार्ट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक्स क्या है, कल बताया था किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है यूरिन को, कल बताया था, याद होगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन, यूरिनेशन तक ये स्टोर करके रखता है। ये विजिबल है ना, ऐसा तो नहीं ना व्हाइट स्क्रीन तुम्हें विजिबल ना हो। चलो, और कौन सा क्वेश्चन था, और कौन सा, 1 2 3 8 8 8 8 8 8 8 देखते हैं आज, 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अ प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट कैसे रिमूव करता है, क्या आएगा बेटा इसका आंसर, जल्दी बताओ क्या करता है, बोलो बोलो। शेडिंग ऑफ येलो लीफ, यानी मैंने तुम्हें बताया था जो उसका वेस्ट होता है वो पत्तियों में स्टोर करता है और फिर पत्तियों को नीचे गिरा देता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, शेडिंग ऑफ येलो लीव्स, यानी जो येलो लीव्स होती है वो गिरा देता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, आ जाओ। ओहो हो, ये वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ होगा, सही है, ये जिसका भी डाउट था ये जेन्युइन डाउट था, ये जेन्युइन डाउट था, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में ये तुम पढ़ोगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, ये तुम पढ़ोगे रिप्रोडक्शन वाले
चैप्टर में, है ना। तो अभी अभी आप ये नहीं कर पाए होगे, अभी आप नहीं कर पाओगे, डायग्राम ही आपको नहीं पता होगा डायग्राम है क्या। इस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, अभी के लिए इसको छोड़ दो। ये जेन्युइन डाउट है, हाँ ये नहीं हुआ होगा, ये नहीं हुआ होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सिंगल सर्कुलेशन दैट is blood flow through heart only once during one cycle of passage through body is exhibited by which of the following। यानी कौन है जो कि सिंगल सर्कुलेशन करते हैं। तुम्हें याद होगा डबल सर्कुलेशन हम करते हैं, मैमल्स करते हैं, बर्ड्स करते हैं। उसके अलावा जितने भी बाकी ऑर्गेनिज्म थे, या तो वो पार्शियल डबल सर्कुलेशन करते थे या फिर सिंगल सर्कुलेशन करते थे। तो आपको बताना इनमें से कौन है जो कि सिंगल सर्कुलेशन करेंगे। क्या लगता है, क्या लगता है बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 बताओ। लग रहा है कुछ, फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे सही आंसर दे भी रहे हैं। भैया पीछे आंसर देख के आंसर दे रहे हैं, पीछे आंसर देख के आंसर दे रहे हो तुम, मुझे लगा खुद से आंसर दे रहे हो तुम। देखो सिंगल सर्कुलेशन कौन करेगा इनमें से, अगर तुम देखोगे, अगर तुम देखोगे, वैसे तुमने शायद बहुत बच्चों ने इसका आंसर गलत ही दिया होगा। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन तुम बहुत कम बच्चे ही कर पाए होंगे। तुम्हें क्या लगता है जो वेल होता है, पहले मुझे ये बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है वेल जो है वो सिंगल सर्कुलेशन करते हैं या फिर डबल सर्कुलेशन करते हैं। वेल क्या है बेटा, वेल क्या है, तुम्हें क्या लगता है वेल सिंगल सर्कुलेशन करती है या फिर डबल सर्कुलेशन करती है। तुम तो मुझे बस इतना बता दो। अगर तुमने इतना बता दिया ना तो तुम इसका सही आंसर दे दोगे, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे बी और डी में कंफ्यूज हैं, बी और डी में कंफ्यूज हैं। राइट, राइट, क्या लगता है बेटा, बचपन में पढ़ा होगा कि वेल क्या होता है, वेल जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, बचपन में पढ़ा था कभी या नहीं पढ़ा था। वेल क्या है बताओ, नहीं पढ़ा। अरे यार, क्या कर रहे हो यार। बचपन में पढ़ा था कि वेल जो होता है वो एक मैमल की कैटेगरी में आता है, वेल फिश वाली कैटेगरी में नहीं आता, मैमल की कैटेगरी में। और मैमल्स के पास क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, जितने बच्चे दे रहे हैं वेल मैमल की कैटेगरी में आता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, डी, हिपोकैम्पस, एक्सोसिटस एंड एनाबस। ये तीन जो होते हैं ये क्या हैं, ये आपके सिंगल सर्कुलेशन कर रहे होते हैं यार। हाँ, वेल बचपन में नहीं पढ़ा था, वेल इज अ मैमल, वेल इज पढ़ा था छोटी क्लासेस में, वेल मैमल होता है। और मैमल के पास क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, तो मैं बता ही चुका हूं। बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़े, क्या कह रहे हो जी, आगे बढ़े जाएं, बढ़े या नहीं बढ़े आगे, डन है। भैया क्वेश्चन नंबर 14 भी बता दो, 14 भी बता देते हैं। नेम दी पोर्स इन दी लीफ थ्रू रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अरे ले भाई, और ले भाई कैसा सवाल पूछ लिया ये तो यार, है क्यों ही देखा मैंने। क्वेश्चन नंबर 14, किसमें से गैसेस एक्सचेंज होता है मूर्ख बालक बालिका, किससे होता है, टोमेटा, टोमेटो। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं असर्शन रीजनिंग पे। तो आपको बताना है 15 से लेकर 20 तक, 15 से लेकर 20 के बीच में कोई कोई सवाल अगर तुमसे नहीं हो पाया तो जल्दी से बता दो। असर्शन रीजनिंग वैसे बच्चों से कम ही हो पाती है, बट बता दो फिर भी। हाँ भाई, जल्दी बोलो। बोलो भैया, क्वेश्चंस देखकर रोना आ गया, अभी से रोना आ गया तुमको, अभी से, अभी तो उसकी किसी और के साथ शादी भी देखनी है तुम्हें और अभी से रोना आ गया।
उस दिन रोना असली तो। अभी थोड़ा रोना को बचा के रखो बेटा, है ना, अभी थोड़ा रोना बचा के रखो। क्वेश्चन नंबर, अरे ले भाई 15 ही पूछ लिया, शर्म भी नहीं आई इनको, 18 पूछ लिया। तुम्हारे लिए तो सारी बता दूं मैं, है ना। देखते हैं, पहला देखते हैं 15वां क्वेश्चन। इन अ प्लांट देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या प्लांट के पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है क्या? क्या कोई ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए? नहीं, कोई ऑर्गन नहीं होता जैसे ह्यूमंस के पास होता है, ठीक है। तो ये तो ट्रू है। प्लांट डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसेज एक्सचेंज। क्या प्लांट को गैसेज एक्सचेंज की ग्रेट डिमांड होती है, नहीं होती है? क्या लगता है, क्या लगता है? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या लग रहा है बेटा? प्लांट को क्या गैसेज एक्सचेंज की बेटा जरूरत होती है या नहीं होती है? हुँ? होती तो है, होती तो है भैया, बट क्या ग्रेट डिमांड होती है? ग्रेट क्या ज्यादा जरूरत होती है क्या? इसमें यही तो लिखा है, बिकॉज प्लांट डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसेज एक्सचेंज। प्लांट को गैसेज एक्सचेंज चाहिए होती है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए होती जितनी ह्यूमंस को। ह्यूमंस को कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को नहीं चाहिए यार, प्लांट को नहीं चाहिए। राइट, प्लांट को नहीं चाहिए होता कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन, एक मतलब कॉन्टिन्यूसली यानी जितनी एनिमल की नीड होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स मूव करते हैं, प्लांट मूव नहीं करते। तो इसका आंसर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और आंसर ए आना चाहिए। आंसर ए आना चाहिए, आंसर ए आना चाहिए। बताओ। होती है, बट बेटा एनिमल्स के कंपैरिजन में अगर करोगे तो उतनी एनर्जी की नीड नहीं होती प्लांट्स को, क्योंकि उनको चलना थोड़ी ना है यार। क्वेश्चन नंबर 18, द बोमन्स कैप्सूल एंड टिब्यूल टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। क्या बोल रहा है? बोमन कैप्सूल और टिब्यूल, वो जो पूरी से टिब्यूल थी, क्या वो मिलकर नेफ्रॉन बनाते हैं? नेफ्रॉन का डायग्राम तुम्हें याद होगा। द फंक्शन ऑफ द टिब्यूल इज टू अलाउ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, सॉल्ट, वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज। देखो ये भी सही है और ये भी सही है, बट क्या ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं? क्या इनका रिश्ता कुछ कहलाता है? नहीं, इनका रिश्ता कुछ नहीं कहलाता। तो इसका आंसर बी आएगा। स्टेटमेंट दोनों सही है बेटा, स्टेटमेंट दोनों सही है। ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों की दोनों सही है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। हाँ, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होंगे। क्या लग रहा है बेटा, मैंने सही आंसर दिया है क्या? क्या लग रहा है बेटा, मैंने सही आंसर दिया है क्या, या फिर कुछ गलत बोल दिया है मैंने? क्या लगता है तुम्हें? लगाओ अपना दिमाग और बताओ। हाँ, क्या लगता है? क्या प्रशांत भैया ने सही आंसर दिया है या फिर मैंने कुछ गलत बोला है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए? क्या लगता है तुम्हें? बोलो, बोलो, बोलो। नहीं, गलत है, सही है, गलत है, कंफ्यूज हो गए। अब पता है क्या है, बहुत सारे बच्चों को ना पहली स्टेटमेंट गलत लग सकती है। बच्चे बोलेंगे भैया क्या नेफ्रॉन जो है वो सिर्फ बोमन कैप्सूल और ट्यूब्यूल से बना होता है? हाँ, क्या इन दोनों से? भैया वो जो ग्लोमेरुलस था वो कहां गया? वो जो ग्लोमेरुलस था वो कहां गया? मैंने कहा कि बोमन कैप्सूल का पार्ट होता है बेटा ग्लोमेरुलल। तो ग्लोमेरुलल कोई अलग चीज नहीं है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। इस वजह से इसका आंसर बी ही आएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, बट इन दोनों का ये रिश्ता क्या कहलाता है वो नहीं पता हमको, वो नहीं पता। बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये जो पहला असर्शन है गलत है, क्योंकि बच्चों को लग सकता है कि बोमन कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। हाँ, ये बात सच है, ठीक है, वो क्योंकि ग्लोमेरुलल इस बोमन कैप्सूल का पार्ट होता है। समझे बात को? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर बी ही आएगा। चाहे आंसर पीछे कुछ भी दे रखा हो, इसको आंसर सही कर लेना, बी लगा देना। क्या कर लेना बेटा? बी आंसर लगा देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और कोई क्वेश्चन इसमें से? और कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। क्या अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना होता है क्या यूरिन का काम? नहीं, यूरिन का काम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। तो ये तो पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई, यानी इसका आंसर आएगा क्या? डी, जहां पे असर्शन ही गलत होता है, असर्शन ही गलत होता है, ठीक है। चलो दोस्तों शॉर्ट आंसर पे आते हैं। 21 से लेकर 30 तक बता दो, 21 से 30 तक
बता दो। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आ गए हैं दोस्तों हम, जल्दी बताओ। देखो सबके डाउट लेना पॉसिबल नहीं होता ऑब्वियसली, बट मैं मैक्सिमम जो बच्चे पूछ रहे हैं वो मुझे दिख जाते हैं चैट पे, तो टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है जी। 21 पहला ही पूछ लिया। 23, 22, इसमें बताओ। 30, 27, चलो ठीक है। अब देखते हैं आ जाओ। 21 क्या है? 21 क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, गैस एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल, बट नॉट इन अ केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ दिस डिफरेंस। ये सेम क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर तुझे करा चुका हूं, मैं थप्पड़ मार दूंगा कैमरे में घुसकर। क्या हरकतें हैं यार ये? एक बात मुझे बताओ, मैंने बताया नहीं है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन करते हैं। क्यों करते हैं डिफ्यूजन? क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एनर्जी नीड ज्यादा है। क्योंकि उनकी एनर्जी नीड ज्यादा है, उन्हें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए, और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हर एक काम करते हैं। यानी एक ऑर्गन एक्सक्रीशन करता है, एक ऑर्गन रेस्पिरेशन करता है, एक ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक ऑर्गन न्यूट्रिशन करता है। सारे ऑर्गन्स होते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड वी नीड हाई एनर्जी टू सर्वाइव। सिंपल, ये 10 बार बता चुका हूं। किसका क्वेश्चन था ये? आगे आ जाओ। हाउ कैन हीमोडायलिसिस सेव एंड प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ यूरेमिक पेशेंट? देखो यूरेमिक पेशेंट क्या होता है? बेसिकली वो पेशेंट जिसको किडनी फेलियर है, जिसका किडनी अच्छे से काम नहीं करता। तो हीमोडायलिसिस क्या होता था तुम्हें याद होगा, ये कल ही मैंने बताया तुम्हें, आर्टिफिशियल किडनी होती है एक तरीके से। तो इसमें तुम्हें क्या आंसर लिखना है? इसमें तुम्हें वही प्रोसेस बताना है जो कि कल मैंने तुम्हें बताया था कि हीमोडायलिसिस क्या है? एक आर्टिफिशियल किडनी है जिससे कि ब्लड आपकी बॉडी से रिमूव करके और ब्लड की सारी इंप्योरिटीज को रिमूव करके वापस से बॉडी में डाला जाता है। तो अगर आपको किडनी फेलियर है, किडनी आपके अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो दिस प्रोसेस कैन सेव योर लाइफ। ठीक है, आंसर पढ़ लेना, आपको पीछे एसीपी के लास्ट में आंसर मिल जाएगा, एक बार रीड कर लेना। चलो, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल? अरे भाई ये किसने पूछ, ओ हो ओहो। एक तो ये गंदी आदत हो गई है, 2 मिनट भी सीरियस नहीं रह पाता हूं क्लास के अंदर है। देख भाई, ये किसने पूछा है? किसने पूछा? अरे बता दो यार, अरे सच सच बता दो यार, सही सही बताओ, किसने पूछा? कुछ नहीं कहूंगा, पक्का प्रॉमिस, कुछ नहीं कहूंगा। बता दो बता दो, एक बार बता दो, नाम बता दो, किसने पूछा यार? बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसने पूछा? किसने पूछा? बता दो यार, बता दो एक बार प्लीज यार, प्लीज यार। हाँ, आकांक्षा बेटा आपने पूछा है? ईशान तूने पूछा क्या? हाँ, रश्मि तूने पूछा? रिया तूने पूछा? श्रुति तूने पूछा? दीक्षांत दीक्षांत मैंने पूछा। मैं ना मार मार के भवंडर बना दूंगा तुम सबका। ये क्या सवाल है? क्या सवाल है ये? है 3 टाइप की ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी। 100 बार बताया, डिफरेंस बताया, पूरी की पूरी टेबल बताई। एक थिक है, एक थिन है। क्यों है थिक थिन? एक में वॉल्व होते हैं, 2 में वॉल्व नहीं होते, ये सब। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 27 देखते हैं। A plant kept in sunlight stops showing growth after its phloem is removed, even though photosynthesis continues. Explain why this happen. ऐसा क्यों हुआ? अगर एक प्लांट में से आप फ्लोएम को हटा दोगे ना, तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। उसका रीजन कोई बता सकता है चैट के अंदर? उसका रीजन कोई बता सकता है चैट के अंदर? क्योंकि फ्लोएम का काम होता है, देखो फोटोसिंथेसिस से खाना तो बन जाएगा, बट फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूट्स और ट्रांसपोर्ट्स फूड। यानी वो खाने को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के हर एक पार्ट तक। अगर फ्लोएम नहीं होगा प्लांट के अंदर, तो जो फूड है वो ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर फूड ट्रांसफर नहीं होगा तो प्लांट कभी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। A person has normal digestion but still feels weak and loses weight continuously. Which step of nutrition is likely affected and why?
क्या बोल रहा है, एक पर्सन का डाइजेशन यानी खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है वो तो अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी ना उसको वीक महसूस हो रहा है और उसका वेट जो है वो कॉन्टिन्यूसली कम होता जा रहा है। क्या इश्यू हो सकता है? देखो यहां पे एक इश्यू क्या हो सकता है समझना, एक इश्यू है अब्जॉर्प्शन। मैंने तुम्हें बताया था खाना डाइजेस्ट तो हो जाता है बट स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है। तो या तो खाना अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्या बोला मैंने, खाना अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर खाना अब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो आपका वेट लूज होता जाएगा। तो इसका इशू क्या होगा, इसका इशू है अब्जॉर्प्शन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इशू है जिसमें अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन का इशू है। क्या बात क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। बोलो भैया, अब्जॉर्प्शन के अलावा एसिमिलेशन भी हो सकता है, मेनली अब्जॉर्प्शन है, बट हाँ तुम बोल सकते हो कि जो फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट, अगर वहां में भी इशू आ रहा है तो भी हाँ वेट लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब अब्जॉर्प्शन मेन इशू है, एसिमिलेशन भी हो सकता है। बेस्ट आंसर अब्जॉर्प्शन होगा, वरना आप दोनों लिख के आ जाओ, ये तो वैसा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, तो अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, मेनली अब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, बहुत सही। आ जाओ लॉन्ग आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर, ओ हो कितने लॉन्ग आंसर हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31, ओ हो 40 तक। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 के बीच में जो जो आपके डाउट है बेटा, वो एक बार फटाफट से पूछ लो, पूछ लो। भैया क्लास 10th मुश्किल लग रही है, मैं एक तुझे बहुत बड़ी रियलिटी बताऊं, ये लोग बताते नहीं है, मैं भी नहीं बोलता, बट आज मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं। देखो अभी तुम 9 से 10th में आए हो, तुम जब 10th से 11th में जाओगे ना, तो आज तुम इस लेवल पे हो, 11th इस लेवल पे है बेटा। ये 10th का सिलेबस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तुम 11th में उठाओगे, जो 10th की पूरी किताब है ना, 11th के 1 या 2 चैप्टर होते हैं। रियलिटी में बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी है। 12th में जाओगे तो फिर चीजें मुश्किल रहेंगी, फिर तुम्हें लगेगा कि अब तो लाइफ आसान हो जाएगी, नहीं, लाइफ वहां पे भी आसान नहीं होगी। तुम अगर इंजीनियरिंग या फिर एमबीबीएस करोगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई, बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये सच्चाई है, रियलिटी है, पढ़ना पड़ेगा। तो लाइफ ऐसी नहीं है जो कि तुम्हें लग रहा है कि कल नहीं पढ़ना पड़ेगा, परसों नहीं पढ़ना पड़ेगा, लाइफ है, ग्रेजुअली तुम्हें आगे चीजें मुश्किल ही होती जाएंगी। बट एक चीज याद रखना कि तुम ये इन चीजों को ना ये सोचना कि अरे क्लास 10th है ना, इतनी मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाँ मैं तुझे मोटिवेट करने के लिए बोल देता हूं बहुत बार कि अरे मेहनत कर, पढ़ाई कर, मैं इसलिए बोलता हूं ताकि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी, वो जोश रहे। बट ये क्लास एक्चुअली में बहुत ईजी है, तुम अगर डेली का काम डेली कर ले तो मोर देन इनफ है यार, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो उतनी लोड मत दिया करो। आ जाओ बताओ। 31 ही पूछ लिया, वाह बेटा वाह। 34, ठीक है, और 36, और 40, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। एरोबिक respiration requires intake of oxygen to break down food to release energy. Name the structure through which gases exchange take place in plant and human being. ये बताओ गैसेस एक्सचेंज प्लांट में कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ह्यूमंस में कैसे होता है, ह्यूमंस में होता है बाय द हेल्प ऑफ लंग्स। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है लंग, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। या फिर अगर स्पेसिफिकली बताना है तो लंग्स के अंदर भी एल्वोलाई, एल्वोलाई के थ्रू होता है। ठीक है चलो। नेम द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। साइज ऑफ चेस्ट कैविटी कौन कंट्रोल करता है, नीचे एक डायफ्राम नाम की चीज होती है, तुम्हें मैंने बताया था, जब तुम सांस लेते हो फ्लैट हो जाता है, वरना डाउन चला जाता है, बता चुका हूं। ठीक है। What is the process by which gas exchange occur in plant? कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर, कोई बताएगा, कोई बताएगा गैस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट के अंदर, क्या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा या नहीं बता पाएगा। ये जितने बच्चे डायग्राम लिख रहे हैं ना, सबकी स्पेलिंग गलत है, तो ये डायग्राम की स्पेलिंग थोड़ा सा तैयार कर लेना, ठीक है।
बहुत बढ़िया। अच्छा भैया क्लास में करा चुके हो आप ये क्वेश्चन? मैं करा चुका हूं ना। इसका आंसर डिफ्यूजन है सब, क्योंकि सब सही लिख रहे हैं, डिफ्यूजन ही है। भाई मैं सोचूं ये स्मार्ट हो गए क्या मेरे बच्चे हैं? अच्छा क्लास में करा चुका हूं ये मैं क्वेश्चन, कराया ना? सही बताओ, कराया कराया ना, कराया ना? आप पकड़े गए। करा चुका हूं यार मैं। इसका आंसर डिफ्यूजन है, सारी चीजें हम कर चुके हैं। Why is the process named in C not sufficient to carry oxygen throughout human body? डिफ्यूजन ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों सफिशिएंट नहीं हो चुका? बता चुका हूं। रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम कैन अब्सॉर्ब हीट और रिलीज हीट। स्टेट वेदर द हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन में तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें डाइजेशन में क्या एनर्जी जो है वो रिलीज होती है या फिर एनर्जी अंदर आती है? क्या लगता है? कोई बताएगा? हाँ हाँ हाँ। डाइजेशन ना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि डाइजेशन में एनर्जी बन रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, डाइजेशन इज अ एक्सोथर्मिक। ये शायद हम पहले चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला 34। 34 देखें बेटा। A student observes that a plant kept in sunlight grows well when the plant is kept in a closed room without proper air circulation. Its growth become weak even though it is watered regularly. क्या बोल रहे हैं आप? स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द प्लांट केप्ट इन सनलाइट ग्रोज वेल। अच्छा, एक प्लांट है जो कि सनलाइट में अच्छा ग्रो कर रहा है, बट उसको अगर हम एक क्लोज्ड रूम में डाल दें जहां पे सनलाइट अच्छे से नहीं आ पा रही है, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, विच लाइफ प्रोसेस इज मेनली अफेक्टेड इन दिस सिचुएशन? अगर सनलाइट नहीं मिलेगी बेटा तो कौन सा लाइफ प्रोसेस दिक्कत आएगा? अगर एक प्लांट को, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आएगी। ठीक है, अगला एक्सप्लेन व्हाई लैक ऑफ प्रॉपर एयर सर्कुलेशन अफेक्ट द प्रोसेस। अगर एयर सर्कुलेशन नहीं मिलेगी तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी, और विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। नेम द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इन द प्लांट। स्टोमेटा, स्टोमेटा इन्वॉल्व होते हैं गैसेज एक्सचेंज के लिए। हाउ डज दिस कंडीशन इनडायरेक्टली अफेक्ट अनदर लाइफ प्रोसेस इन प्लांट? यानी ये कंडीशन और क्या कर देती है? ये जो कंडीशन मैंने तुम्हें बताया कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा, इससे और क्या हो सकता है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? हाँ देखो, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्लांट अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, एनर्जी नहीं बना पाएंगे। राइट? तो यानी अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो रेस्पिरेशन भी डिक्रीज होगा। रेस्पिरेशन क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन, याद आ गया? तो रेस्पिरेशन भी डिक्रीज होगा। सजेस्ट वन मेथड टू इंप्रूव द प्लांट ग्रोथ इन सच कंडीशन। इन कंडीशन में क्या एक मेथड है? तो बताएगा क्या एक मेथड है? बोलो, बोल दो भाई, बोल दो। अरे भाई प्लांट को प्रॉपर सनलाइट दो, वेंटिलेशन दो, एयर की एक्सचेंज रखो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वो ले पाए। सिंपल। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। डिस्क्राइब द, अरे भाई डबल सर्कुलेशन पूछ लिया बच्चों ने। डबल सर्कुलेशन। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं खेलूंगा इनके साथ, मेरे को खेलना ही नहीं इनके साथ। ये लोग तो गलत है। डबल सर्कुलेशन, मैंने डबल सर्कुलेशन ना 2 बार लिखवाया था, बोला था डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट में 4 चैम्बर क्यों होते हैं? याद कर लेना। डबल सर्कुलेशन काहे होता है? याद कर लेना। डायग्राम याद कर लेना। हद हो गई, हद हो गई। क्या बताऊं इसमें मैं तुझे? क्या बताऊं? बताओ मुझसे, पूछ क्या बताऊं मैं इसमें? क्या बताऊं? ले बता। 36 किसने पूछा? क्या बताऊं इसमें मैं? बताओ क्या बताऊं? ऊपर वाला सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्किट बोलते थे, नीचे वाले को सिस्टमिक सर्किट बोलते थे। हार्ट, लंग टू हार्ट, हार्ट टू लंग, नीचे हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट। अरे यार भाई क्या हो गया है बच्चों को? अच्छा ये बताओ, ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 37 किस किस बच्चे से हो पाया? 37 हुआ क्या? 37 किस किस बच्चे से हो पाया ये बताओ पहले। तो बताएगा कितने बच्चों से 37 हो पाया? हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। We often hear people complain about acidity. Overproduction of what substance is most likely the reason? मैंने बताया था HCl जब ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? तब खाना आपको, मतलब एसिडिटी आपके पेट में आपको फील होने लगती है।
Why is the production of this substance necessary? HCl की दो इंपॉर्टेंस होता है, एक तो एसिडिक मीडियम देना ताकि पेप्सिन वर्क कर पाए और बैक्टीरिया को किल करना, याद होगा ये सबको, ठीक है। हाउ डज स्टमक प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल ओवर प्रोडक्शन? क्या होता है कि जो स्टमक होता है, स्टमक के पास म्यूकस होता है, तो वो म्यूकस क्या करता है, खुद को प्रोटेक्ट करके रखता है, स्टमक की लेयर पे होता है जिससे वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चलो 38 भी बच्चे बोल रहे हैं, ये भी नहीं हुआ, 38 भी देख लो भाई। There are various muscle present in human digestion system such as sphincter. Two example of these are given below: pyloric sphincter and anal sphincter. अब आपने ये तो सुना होगा, ये तो मैंने तुम्हें बताया था, है ना, ये तो मैंने तुम्हें बताया था जिसमें मैंने बोला था कि हर चीज इमेजिन नहीं करनी होती याद आ गया? हाँ, एक ये था पिलोरिक स्पिंचर, ये मैंने तुम्हें नहीं बताया है क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है, बट यहां पे गिवन है कि ये जो मसल होता है ये कहां होता है, एट जंक्शन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये मसल होता है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इनफ है। आगे देखते हैं। गिव वन मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस मसल। अगर एनल स्पिंचर मसल काम नहीं करा तो क्या होगा, आप इजेशन नहीं कर पाओगे। इजेशन क्या होता था, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालना, पहली चीज। और अगर ये वाला मसल काम नहीं करा तो क्या होगा, फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा ही नहीं पाएगा, जिससे डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, जिससे डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। याद आ गया? बताओ। हाँ, आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएंगी, बहुत सही बहुत सही। 48 क्यों लिख रहे हो, क्या हो गया? चलो 40 क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रोपोड्स एंड मेलोस हैव कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोसाइनिन, while human beings have iron containing hemoglobin. How does respiratory pigment help in the process of respiration? मुझे पता है ये क्वेश्चन पढ़ के तुम बोले होगे भैया आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस। मैंने कहा रुक जा, पहले देख तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। हाउ डज रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में कैसे मदद करते हैं? तो ये ऊपर तो ये तो छलावा था, छलावा धोखा था, नीचे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट मदद कैसे करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अटैच करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन देख, वाई डू मल्टीसेलुलर एनिमल्स नीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट? क्यों चाहिए होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को? टू बाइंड ऑक्सीजन इनटू ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन को रोक के रखने के लिए, गैसेस एक्सचेंज कराने के लिए इंपॉर्टेंट हो, सिंपल। तो आउट ऑफ द सिलेबस था ही नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस था ही नहीं है। समझे बात को बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बताओ, कोई दिक्कत? भैया हीमोग्लोबिन क्या होता है? बेटा एक काम करना, तुम ना सुबह उठो, सुबह उठो और तुम शीशे के सामने जाओ और शीशे के सामने जाकर ये सोचना उसने तुम्हें क्यों छोड़ा था मतलब सॉरी, मतलब तुम शीशे के सामने जाकर खड़े हो ना और ये सोचना कि मैं अगर इस धरती पे आया हूं तो मेरा कुछ तो मकसद होगा, मेरा कुछ तो एम होगा। क्या मेरा एम क्लास में फालतू की बातें करना तो नहीं है? क्या मेरा एम बिना पढ़े सवाल पूछना तो नहीं है? क्या मेरा एम मस्ती करना तो नहीं है? क्या है मेरा एम? खुद से पूछना, ठीक है? कल से एक बार ये सवाल पूछना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन, चलो दोस्तों केस बेस्ड क्वेश्चन बता दो यार फटाफट से। केस बेस्ड क्वेश्चन किस किस से हो पाए? केस बेस्ड क्वेश्चन तो मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे ही बता देता हूं, जैसे कि 41 वाला क्वेश्चन है। तो 41 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मतलब जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें एसीपी में मिलेंगे ना, दीज क्वेश्चन आर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। तुम 50 किताबें उठाओगे, 50 किताबों में
इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट है ना। तो तुम देखोगे तो इनको अगर तुमने सॉल्व कर लिया केस बेस्ड क्वेश्चन में, इस चैप्टर में तुम कभी नहीं अटकने वाले। एक बड़ा सा केस दे रखा है, ठीक है, एक बड़ा सा केस दे रखा है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता हूं। क्वेश्चन पहले मैं देखता हूं। बेस्ड ऑन द ग्राफ what can be inferred about change in respiration happening in a seal's body after 20 minutes under the water? अंडर दी वाटर। अब आ जाते हैं, एक बार पहले एक बार पढ़ ही लेते हैं वरना तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्या बोला है, केस पढ़ते हैं कि क्या है, अ वेडल सील, अ डीप सी डाइविंग मैमल, एक मैमल है जिसको हम सील बोलते हैं। तुमने शायद सील देखा नहीं होगा, मैंने देखा है। ठीक है, तो सील जो होता है वो डीप सी में डाइव करता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, थ्री सच एडेप्शन इज द गिवन बिलो। व्हेन डाइविंग ब्लड फ्लोज टू ऑल पार्ट ऑफ द सील बॉडी इज रिड्यूस्ड बाय 80 to 95%। यानी जब वो डाइव करता है तो शुरू में जो ब्लड के फ्लो होता है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, 70% ऑफ द ऑक्सीजन इन द सील बॉडी इज स्टोर्ड इन द ब्लड। 70% उसकी स्टोर्ड रहता है ब्लड के अंदर। ठीक है, 25% ऑफ द ऑक्सीजन इन द सील बॉडी इज स्टोर्ड इन द मसल। कहां पे रहता है, मसल्स के अंदर होता है, और ह्यूमंस के अंदर सिर्फ 13% होता है। ठीक है, इन 1980 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वेडल्ड सील रिक्वायर अंडर वाटर ड्यूरिंग डाइव्स डिफरेंट ड्यूरेशन। आफ्टर ईच डाइव कंप्लीटेड बाय सील दे मेजर्ड कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। उन्होंने क्या मेजर करा, कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड को मेजर करा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये ग्राफ है, ये ग्राफ सबको विजिबल है क्या, ये ग्राफ सबको विजिबल है क्या, ये ग्राफ है जहां पे ये वाली जो लाइन है ये बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और ये बता रहा है टाइम। ठीक है, तो अगर तुम यहां देखोगे नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे बना देता हूं, यहां 10 मिनट है या 20 मिनट है, तो 10 से 20 मिनट तक तो ये लाइन सीधी है, यानी लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत कम है। पर जैसे ही 20 मिनट गुजरे तो 20 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद ये आगे बढ़ने लगा, है ना, और ये आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यानी 20 मिनट तक तो लैक्टिक एसिड उसकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हुई, बट उसके बाद उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लग गई और बहुत तेजी से हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन द ग्राफ व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द चेंज इन रेस्पिरेशन हैपनिंग इन द सील बॉडी। अगर आप देखोगे 20 मिनट के बाद लैक्टिक एसिड बनने लग गई, और लैक्टिक एसिड कब बनती है, अगर तुम्हें याद हो, लैक्टिक एसिड बनती थी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी 20 मिनट तक तो उसने एरोबिक रेस्पिरेशन करा, 20 मिनट के बाद 20 मिनट्स के बाद उसने एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर दिया। बस यही पूछ रहा था, बस यही पूछ रहा था। ठीक है, अगला देखते हैं, एडेप्टेशन आर, क्या एडेप्टेशन आर हेल्प सील मोस्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर स्विमिंग ड्यूरिंग फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ द डाइव। एक्सप्लेन व्हाई एडेप्शन पी एंड क्यू डू नॉट हेल्प मच। यानी जो पी क्यू आर चीजें लिखी हुई थी ना, इसमें बोल रहा है कि जो आर है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार आर की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 25% of oxygen in the seal body is stored in the muscle as compared to just 13 in the human। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो लैक्टिक एसिड कहां बनती है, मसल के अंदर, है ना, और कब बनती है, जब मसल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब अगर आप सील को देखोगे तो सील के पास 25% ऑक्सीजन होती है मसल के अंदर, ह्यूमंस के पास सिर्फ 13% होती है ना, जिसकी वजह से वो शुरू के 20 मिनट तक आराम से स्विम कर सकता है, डाइव कर सकता है ना, जबकि ह्यूमंस नहीं कर सकते। ह्यूमंस में पहले ही लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि उनके मसल में ऑक्सीजन कम होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली जो स्टेटमेंट है ये जस्टिफाई करती है इस ग्राफ को, इस ग्राफ को। बाकी की जो दो स्टेटमेंट है उसका लैक्टिक एसिड से कोई लेना देना नहीं है। क्या हमें समझ में आया, जल्दी बताओ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट क्या हम ये समझ पाए। बहुत अच्छे सवाल हैं, सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। देखो अगर तुमने क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस नहीं करे, फर्स्ट टाइम बस प्रशांत भैया करा रहे हैं तो कर रहे हो, तो तुम्हें समझ में आएंगे भी नहीं। ये एसीपी दी इसलिए जाती है ताकि आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। आई बात समझ में। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अनीता का एक क्वेश्चन देखते हैं। अनीता कंडक्टेड अ experiment to examine photosynthesis in an aquatic plant kept in a tank by measuring dissolved oxygen. She plotted her result in the following graph। ठीक है, तो उसने क्या देखा, क्या देखा, अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे ये है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन
और ये है क्या, ये है टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ता गया। क्यों बढ़ रहा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्वाटिक प्लांट की। तो जो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक ग्राफ तो ये है। She repeated the experiment while covering tank of an opaque black cloth. She plotted the graph. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि अब उसने क्या करा कि उसको उसने काले कपड़े से ढक दिया। काले कपड़े से ढकने से अब सनलाइट आ नहीं पाएगी। क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जिसकी वजह से अगर अब तुम देखोगे तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन धीरे 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 घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन देखते हैं, What could be the aim of our experiment? इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, उसका एम क्या है, उसका गोल ये है टू प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। समझे, अरे भिड़ू समझेगा। हाँ, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस बने होगा ही नहीं। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। सिंपल। Apart from photosynthesis, what other cellular processes can be observed by experiment? फोटोसिंथेसिस के अलावा एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। वो पता है कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, देखना इस ग्राफ को देखो। ऑक्सीजन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा, बट रेस्पिरेशन तो हो रहा है। मैंने बताया था ना, प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी बनेगी। तो यानी फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ये ग्राफ बताता है कि रेस्पिरेशन भी हो रहा है। ठीक है, व्हाई डज ऑक्सीजन लेवल राइजेस इन दी ग्राफ एक्स, पता है आपको। और वाई में क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, जिस वजह से वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, बहुत प्यारे सवाल है, बहुत प्यारे सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल तो बहुत इजी है, ये मैं नहीं कराऊंगा भाई, ये तुम कर लेना। 42, 43। और कोई अच्छा क्वेश्चन बच रहा है क्या, और कोई अच्छा क्वेश्चन बच रहा है बेटा जो तुमसे नहीं हो पाया, जल्दी बताओ। और कोई अच्छा क्वेश्चन। हाँ, 45 हो गया क्या सबसे, 45 हो गया, 45। Divya went to see an aquarium along with her parents. She was surprised to see that fish in the aquarium continuously opens and closes its mouth. ठीक है भाई, why does the fish do so? यानी फिश वापस से अपने मुंह को आहा आहा क्यों खोले जा रही है ना। तुम्हारी भी तो जवान चप 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 चलती रहती है। काहे चलती रहती है, क्योंकि फिश माउथ से पानी को अंदर लेती है और उस पानी से ऑक्सीजन को लेती है, इस वजह से फिश अपने माउथ को बार बार खोलती रहती है। दिव्या होल्ड्स हर ब्रेथ आफ्टर ब्रीथिंग आउट फॉर 30-40 seconds. Is there any exchange of respiratory gas taking place in her lungs during this period? क्या बोल रहे हैं कि जो दिव्या है वो अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखती है, होल्ड्स हर ब्रेथ आफ्टर ब्रीथिंग आउट फॉर अबाउट 30-40 सेकेंड। यानी पहले तो अपनी सांस को बाहर निकालती है, फिर उसके बाद वो अपनी सांस को रोक के रखती है। ठीक है, इज देयर एनी एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस टेकिंग प्लेस इन हर लंग्स? क्या लगता है आपको, क्या लगता है, यस और नो में आंसर दे दो, बहुत अच्छा सवाल है। क्या लगता है तुम्हें, जल्दी, अरे फटाफट से बता दो क्या लगता है। बहुत बढ़िया, यही तो गेम था जो ये नो लिख रहे हैं। लाडले प्रैंक हो गया। देखो बेटा, चाहे आप अपने लंग्स में सारी सांस को बाहर भी निकाल दो, उसके बाद भी मैंने बोला था एक चीज होती है रेजिडुअल एयर वॉल्यूम। आपके लंग्स में हमेशा थोड़ी एयर रहती ही रहती है, अगर वो नहीं होगी तो टाटा बाय बाय गुड बाय। इसलिए गैसेस एक्सचेंज हमेशा चलता रहेगा, चाहे आप सारी सांस बाहर भी निकाल दो। रीजन क्या है, ड्यू टू रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, चलो राइट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। अच्छा ये क्या है, फेरिंग्स लैरिंग्स, प्रॉफिट लॉस पीएल, फेरिंग्स लैरिंग्स। फेरिंग्स का काम क्या होता है, कोई बताएगा, फेरिंग्स का काम क्या होता है, बताओ। ये क्या होता है, ये एक कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड का। मैंने बताया था ना, एयर और फूड का एक कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स। उसके नीचे आता है लैरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स होता है। चलो बहुत बढ़िया, कोई और क्वेश्चन बच गया क्या बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं मैं तुम्हें, जो कि है 40, कौन सा करा दूं इन दोनों में से, 46 करा देता हूं तुम्हें। चलो आ जाओ 46 कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एसीपी अपनी खत्म हो जाएगी।
ठीक है। इन दी फर्स्ट एक्टिविटी अ स्टूडेंट रुद्रा टुक, रुद्र से नाम है वाह यार अच्छा नाम है रुद्र तुम्हें स्टोरी पता है इसके पीछे की रुद्रा की? हाँ, रुद्रा की स्टोरी पता है? अभी मैं एक दिन कोटा गया था, तो वहां पे ना हम चाय पीने गए थे। तो क्या हुआ कि ना एक वो वहां पे भैया है जो कि चाय वगैरह बनाते हैं, तो वो शायद मुझे जानते होंगे, पहचानते होंगे, वीडियोस वगैरह देखी होंगी, है ना। तो फिर वो आए मेरे पास और वो बोलते हैं कि उनका मतलब बच्चा हुआ था, उनका उन्होंने उसका मतलब नाम नहीं रखा था, तो उन्होंने बुलाया और फिर उसके बाद अपने बच्चे का मेरे से नाम रखवाया है। मतलब मैं तो ऐसा पहली बार मैं सोच रहा था कि, है ना, बट ठीक है, तो मैंने यही नाम रखा था, रुद्र। रुद्र बहुत अच्छा नाम है वैसे, है ना? क्या लगता है तुम्हें, अच्छा नाम है नहीं है? ठीक है, आ जाओ। In the first activity, a student Rudra took some freshly prepared lime water into two test tube A and B. He blew air through lime water in the test tube A, then used a syringe or a pitchkari and passed the air through the fresh lime water in the test tube B. टेस्ट ट्यूब ए में उसने फूंक मारी, जब फूंक मारेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, किसके अंदर? ए वाले के अंदर, ठीक है। बट बी वाले के अंदर उसने ऐसे हवा मारी, तो नॉर्मल एयर से लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। इन सेकंड एक्टिविटी अनदर स्टूडेंट सिया टुक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन, एडेड सम यीस्ट टू दिस। उसने क्या करा, उसने यीस्ट डाला, ये एक्सपेरिमेंट शायद हम कर भी चुके हैं। शुगर सोल्यूशन में अगर आप यीस्ट डालते हो तो क्या होता है, कोई बता पाएगा? मैंने बताया था ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, याद आया? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, याद आया? अरे याद नहीं है कि भूल गए? दो गए यार। She took this mixture in the test tube and fitted with a one hold of cork, fitted the cork with the bending glass. She dipped the free end of the glass tube in the test tube containing freshly lime water. इसमें भी क्या होगा, इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो लाइम वाटर में जाएगा, लाइम वाटर इसमें भी मिल्की हो जाएगा। तो केस ए में मिल्की होगा, केस बी में मिल्की नहीं होगा, और इसके अंदर भी मिल्की हो जाएगा। ये भी शायद मैं आपको करा चुका हूं, राइट? ठीक है। इन दी फर्स्ट एक्टिविटी व्हाट वर दी ऑब्जर्वेशंस, ये आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो कि ए के अंदर तो मिल्की हो गया लाइम वाटर, बी के अंदर मिल्की नहीं हुआ। सिया परफॉर्म दी सेकेंड एक्टिविटी बाय टेकिंग यीस्ट पाउडर एंड फ्रूट जूस। शी ऑब्जर्व दैट लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की आफ्टर फ्यू आवर्स, ठीक है। व्हाई डज दिस व्हाट डज दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू? ये एक्टिविटी हमें यह बताती है कि इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। व्हाट आर दी प्रोडक्ट फॉर्म? प्रोडक्ट आप बता सकते हो क्या बनता है, मैंने तुम्हें बताया था, इथेनॉल बनता है, एनर्जी बनती है, वो तो तुम्हें पता ही है बहुत लो अमाउंट में, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। नेम दी एनर्जी करेंसी इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी, बताया था एटीपी, ठीक है। व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस्ड इन दी सेल। इस एनर्जी का एप्लीकेशन क्या है? इसी एनर्जी से हमारी बॉडी वर्क करती है, तो एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है भाई, इसी से ही हमारी बॉडी काम करती है। अगर भैया ये नहीं होगा तो तुम हो जाओगे, इसी से ही मसल 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 मूव हो रहे हैं, इसके बिना मसल मूवमेंट नहीं होते, ठीक है। अगर समझ आया तो पीके लिख देना जरा चैट के अंदर फटाफट से। भैया अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे लाइट, जो कि हमारा वेडनेसडे से होगा। अच्छा, हम क्योंकि फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं तो प्लीज अपनी मैथ्स को स्ट्रांग रखना, क्योंकि फिजिक्स के अंदर 9th में भी तुमने देखा होगा मैथ्स का बहुत यूज है, और स्पेशली 10th की फिजिक्स के अंदर मैथ का बहुत यूज होने वाला है ना। मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग रखना। मैथ तुम्हारी वीक भी है तो तुम्हें पता होगा, एक अपना मेन चैनल है ना, EXP प्रशांत किराड़, उसके ऊपर मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, मुझे बताना तुमने देखी है नहीं देखी है, तुम जाके देख सकते हो। 20-25 मिनट की वीडियो है जिसमें कि मैंने कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स बताई हैं कि जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन दिमाग के अंदर कैसे करते हैं। बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपकी समर वेकेशन भी चल रही है, तो उस वीडियो को जरा देख लेना एक बार, है ना, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत मैथ का यूज होगा। और मैं पहले ही बता रहा हूं, मैथ्स तुम्हारी कैलकुलेशन स्पेशली मिस्टेक मत करना। मैं हर साल देखता हूं बच्चों के साइंस में नंबर कहां कटते हैं, नंबर कटते हैं फिजिक्स के अंदर। क्यों करते हैं?
क्योंकि वो मैथ्स की गलती करके आते हैं, वो कैलकुलेशन मिस्टेक करके आते हैं। तो प्लीज भाई वो कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है? हाँ वो मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है, कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? ठीक है भैया, आपके कितने चैनल हैं और कितने प्ले बटन हैं? कितने चैनल हैं यार? मतलब ऐसे अपने पर्सनल चैनल भी बहुत हैं, नेक्स्ट टॉपर के तो बहुत सारी हमारे चैनल्स हैं। प्ले बटन मैं कभी किसी दिखाऊंगा तुम्हें, है ना? एक जो सबसे बड़ा प्ले बटन है मेरे पास, वो डायमंड प्ले बटन है, तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है? तुम्हें दिखाऊंगा किसी क्लास में, तुम्हें डायमंड प्ले बटन दिखाऊंगा, है ना? डायमंड प्ले बटन है जो कि मेन चैनल का है, EXP प्रशांत किराड़ का। हाँ, तो एक ही डायमंड प्ले बटन है हमारे पास, वो उसी का ही है, क्योंकि वो 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उस पर, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है? ठीक है जी, डन है? डन है? ओके भैया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाओगे या लाइट? लाइट पढ़ेंगे पहले, इलेक्ट्रिसिटी बाद में पढ़ेंगे। पहले लाइट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? और बताओ, और कुछ? और कुछ भैया? स्टोरी टाइम, क्या स्टोरी टाइम कर दें आज? क्या स्टोरी टाइम कर दें? बताओ, क्या स्टोरी टाइम कर दें? क्या कह रहे हो? बताओ। पता है, स्टोरी टाइम तो नहीं है, बट एक चीज है जो कि मुझे तुम सबसे बोलनी है, वो ये है कि एक बहुत प्यारी लाइन है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। अब ये लाइन बहुत सिंपल सी लाइन है, बहुत इजी सी लाइन है, बट इसकी जो डेप्थ है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप वो हो ना जिसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे तूफान आ रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है ये सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों है, अगर इतनी सारी परेशानी आखिर मेरी लाइफ में क्यों है, इतनी सारी चीजों को मुझे क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो याद रखना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। कहीं तो तुम्हें पहुंचना है, शायद वो रास्ता बहुत लंबा है, शायद वो डेस्टिनेशन बहुत ऊपर है, और उधर तक पहुंचने के लिए कहीं से तो तुम्हें निकलना पड़ेगा, कुछ चीजों का तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीजें तुम्हें गिव अप करनी होंगी, है ना? कुछ लोगों के साथ तुम्हारे बॉन्ड्स टूटेंगे, रिश्ते टूटेंगे, शायद बड़े हो गए तो घर छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ होगा। वजह से कहते हैं कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है ना? तो यूल रियलाइज इट लेटर कि ये जितने भी सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब सही थी। क्योंकि अगर वो लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लाइफ की परेशानियां नहीं आएंगी, तो तुम कभी उस रास्ते पे पहुंच नहीं पाओगे। और अगर तुम्हारी लाइफ में परेशानियां नहीं आ रही हैं, दिक्कतें नहीं आ रही है ना, तो इसका ये मतलब है कि तुम अभी तक निकले ही नहीं हो, और जब तक निकलोगे नहीं तब तक पहुंच नहीं पाओगे। Problems are the part of journey. If you are facing problem, then you are on the right track. आप सही रास्ते पे हो, सही रास्ते पे हो। प्रॉब्लम्स बताती हैं कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है? अगर जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसको सोचने की जरूरत है, यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है? समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? इफ यू आर फेसिंग ऑल दिस, रिमेंबर, एक दिन आएगा जब ये सब वर्थ इट लगेगा, जब तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, जो मेहनत करी थी, जो एफर्ट्स लगाए थे, वो सब वर्थ इट थे। एक दिन आएगा जब तुम प्राउडली बोल पाओगे कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, और वो मोमेंट बहुत प्यारा होता है, ठीक है? चलो, इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं खत्म। याद मेरी आएगी तो पता लगेगा। मिलते हैं सी यू ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, मुस्कुराते रहें, चिल करते रहें, पढ़ाई भी करते रहें, और समर वेकेशंस का एंजॉय करें, है ना? थोड़ा मौज मस्ती करें। समर वेकेशंस आपको देंगे, हम जरूर देंगे समर वेकेशंस, जो कि आपको जून के महीने में मिलेगी, जून के महीने में मिल जाएगी, ठीक है? ओके, ओके दोस्तों, सी यू ऑल, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय, बाय, लव यू, लव।